नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में कई घोषणाएं की। प्रदेश में आज कोविड-19 के 85 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1118 हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तिथियां सोमवार को जारी करेगा। और भारतीय मौसम विभाग ने मानसून के आगमन का शुरुआती अनुमान जारी किया। राज्य में मानसून 13 जून को दस्तक देगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि 8 क्षेत्रों कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागर विमानन, विद्युत प्रेषण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ढांचागत सुधार किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश को कड़ी प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। राज्यों की रैंकिंग भी होगी, उनकी कितनी अट्रैक्टिव पॉलिसीज है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि निवेश के लिए कितनी आकर्षित करने वाली उनकी योजनाएं हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनकी रैंकिंग को। और नए चैंपियन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो सोलर पीवी हो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या एडवांस सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इसके लिए भी जो भी इंसेंटिव देने होंगे वो भी हम लेकर आएंगे, ताकि इन क्षेत्रों में भी बढ़ावा, ऐसे और कई क्षेत्रों में भी बढ़ावा मिल सके जो नए चैंपियन सेक्टर। वित्त राज्य मंत्री ने राजस्व बंटवारे की प्रणाली के जरिए कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की घोषणा भी की। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी कैसे बने और केवल उतना ही कोयला बाहर से लाया जाए जिसकी आवश्यकता है, जो यहां पर उपलब्ध नहीं। दुनिया का दुनिया के पहले 3 सबसे बड़े भंडारण क्षमताओं में, जहां पर कोल ब्लॉक्स है, यानी कि जहां पर कोयला है, उसमें भारत आता है। उसके बावजूद हम शायद अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए जो हमारे पास उपलब्ध थी, और इसीलिए कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे ताकि इसमें जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी, उस पर जाया जाएगा। और जैसे पहले जो स्टील प्लांट चलाते थे, बिजली का उत्पादन करते थे, केवल उनको मिलता था, इसके लिए ओपन ऑक्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें, ज्यादा लोग इसमें आए, ज्यादा इसका खनन हो सके, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को और देश के उद्योग को भी बल मिलेगा। प्रदेश में आज कोविड-19 के 85 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1118 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ताजा अपडेट में 39 नए मामलों के सामने आने की जानकारी दी है। नए मामलों में सबसे अधिक 15 पूर्णिया जिले से हैं। नवादा में 7, मधुबनी में 6, मुजफ्फरपुर में 2, वैशाली में 3 और पटना में 1 मामला सामने आया है। इससे पहले आज सुबह बांका से 18, शेखपुरा से 9, जमुई से 7, पटना से 5, कटिहार से 3, औरंगाबाद से 2 और मुंगेर तथा समस्तीपुर जिले से 1-1 पॉजिटिव मामला सामने आया। श्री कुमार ने बताया कि अब तक 453 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 7 की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 44,340 कोरोना जांच की गई है, जिनमें प्रवासी कामगारों को भी शामिल किया गया है। अब तक की जांच में 478 प्रवासी मजदूर संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली से आए 136, गुजरात से 111, महाराष्ट्र से 85, पश्चिम बंगाल और हरियाणा से 23, जबकि उत्तर प्रदेश से आए 18 मजदूरों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इधर पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 8,386 पंचायतों में से
सिर्फ 260 पंचायतें ही कोरोना संक्रमण की चपेट में आई हैं। 97% पंचायतें अभी संक्रमण से सुरक्षित हैं। प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक 2200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 2065 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 71,000 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है। वहीं लगभग 16 करोड़ 52 लाख रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,970 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 85,950 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 30,153 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस महामारी से ठीक होने की दर 35.28% हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या 2,752 हो गई है। प्रदेश में प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज 40 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां 60,167 प्रवासी कामगारों को लेकर राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची। राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कल भी 45 ट्रेन के जरिए 62,200 प्रवासी प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 229 विशेष ट्रेनों के माध्यम से 2,83,000 से अधिक लोग बिहार पहुंचे हैं। सबसे अधिक 37 ट्रेन गुजरात से आई है। श्री कुमार ने कहा कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे विभिन्न स्थानों पर पहुंच रहे कामगारों को उनके गृह जिलों में पहुंचाने के लिए भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। गोपालगंज से 2 जोड़ी ट्रेन जबकि कैमूर से 3 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रदेशों में फंसे कामगारों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए अब तक 1,074 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। ये ट्रेनें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत विभिन्न राज्यों से चलाई गई हैं। रेल मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 3 दिनों में प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा लोग इन रेलगाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़कर 3 लाख यात्री प्रतिदिन होने की संभावना है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले 15 दिनों में इन श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के माध्यम से 14 लाख लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया है। रेलगाड़ियों में चढ़ने से पहले यात्रियों की पूरी स्क्रीनिंग की जा रही है। यात्रा के दौरान उन्हें मुफ्त भोजन और पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में आज तड़के भीषण सड़क दुर्घटना में बिहार के 2 मजदूरों समेत 24 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 35 अन्य घायल हो गए। इनमें 15 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है। 2 की पहचान गया के बाराचट्टी निवासी केदारी यादव और सत्येंद्र के रूप में हुई है। अंदेशा है कि हादसे में बिहार के मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुर्घटना में मारे गए कामगारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी के कोटवा में कदम चौक के पास सड़क हादसे में जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ये दोनों अधिकारी क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने जा रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने आज देश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 30 जिलों के चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 80% मामले इन जिलों से हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों का ब्लू प्रिंट तैयार किए जाने पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान में श्वसन विभाग के प्रमुख डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने कहा है कि सुरक्षित रहने के लिए पूर्णबंदी अवधि में सबको घर पर ही रहना चाहिए। बुजुर्गों की विशेष देखभाल करनी चाहिए। जो भी उनकी मेडिकल इलनेसेस हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको हाइपरटेंशन है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, दे शुड टेक देयर यूजुअल मेडिकेशंस, दे शुड स्टे एट होम। स्पेशली जो उनके अटेंडेंस है, उनको ये ध्यान रखना है कि दे शुड स्टे एट होम और उनको बाहर नहीं जाना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में जरा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ए.बी. डे ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने वरिष्ठ नागरिकों पर विपरीत प्रभाव डाला है।
उन्हें बार बार हाथ धोने, मास्क लगाने और घर पर रहने जैसी सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सकारात्मक रहना चाहिए और अपनी बीमारियों की दवाइयां जारी रखनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों में काफी खुशी है। प्रदेश के कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे उनका जीवन आसान हुआ है। मेरा नाम लड्डू महतो है। वैशाली जिला रामपुर असुरार के रहने वाले हूँ। प्रधानमंत्री जी की तरफ से 40 किलो अनाज भेटा है। हम लोग खा रहे हैं, घर में अच्छा से रह रहे हैं। महतो खुटाना निवासी। इस लॉकडाउन में मुझे सरकार द्वारा जनधन योजना के 500 रुपया मिला है। मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ। मैं रामनाथ ठाकुर, ग्राम बीसी खुर्द, जिला रोहतास का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 2000 रुपये की राशि मुझे प्राप्त हुई है। कोरोना संकट में 2000 रुपये की राशि से मुझे बहुत मदद मिली है। अतः इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तिथियां सोमवार को जारी करेगा। इससे पहले ये तिथियां आज शाम जारी की जानी थीं। केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि सीबीएसई परीक्षा की तिथियों को अंतिम रूप देने से पहले कुछ तकनीकी पहलुओं पर विचार कर रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए नियमावली में परिवर्तन किया है। अब अनिवार्य विषय में फेल होने पर भी छात्रों का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि अगले वर्ष की परीक्षा में अनिवार्य विषय में फेल होने पर अतिरिक्त विषय का अंक उसकी जगह जोड़ा जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून के आगमन का शुरुआती अनुमान जारी कर दिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर सामान्य समय 1 जून से 4 दिन की देरी से यानी 5 जून को पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किए हैं उसके अनुसार पटना में मानसून 11 जून की जगह 16 जून यानी 5 दिनों की देरी से पहुंचेगा। राज्य में सबसे पहले मानसून 13 जून को पूर्णिया में दस्तक देगा। इसी तरह गया में 16 और छपरा में 18 जून को मानसून के पहुंचने की संभावना जताई गई है। बक्सर रेलवे स्टेशन से बस के माध्यम से संबंधित क्वारेंटाइन सेंटर ले जाए जा रहे 37 प्रवासी कामगार बस चालक से मारपीट कर भाग गए। एसडीएम हरेंद्र राम ने बताया कि सभी फरार कामगारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। दरभंगा जिले में प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में प्रतिनियुक्त किए गए वासुदेव मिश्र उच्च विद्यालय सिमरी में पदस्थापित शिक्षक प्रवीण कुमार को योगदान नहीं देने पर निलंबित कर दिया गया। कोविड-19 के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए आईसीएमआर की टीम ने बक्सर जिले के 10 गांवों से 400 लोगों का रक्त का नमूना लिया है। चंगाई स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि इन नमूनों की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन किया जाएगा। वैशाली जिला अंतर्गत पटेड़ी बेलसर के अफजलपुर गांव में बिजली तार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में कई घोषणाएं की। प्रदेश में आज कोविड-19 के 85 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1118 हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तिथियां सोमवार को जारी करेगा। और भारतीय मौसम विभाग ने मानसून के आगमन का शुरुआती अनुमान जारी किया। राज्य में मानसून 13 जून को दस्तक देगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।